नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के स्पेशल मेंस एग्जाम्स की तैयारी में, जहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर आधारित सवालों को हल कर रहे हैं। जो सवाल एनटीए आपसे पूछ सकता है, उन सवालों का नेचर कैसा होगा, ये डिपेंड करेगा बहुत कुछ की प्रीवियस ईयर में कैसे सवाल बने थे। तो ग्रुप डी के सभी परीक्षाओं को एनालिसिस करके मैं सवालों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें कई सारे सवाल तो आपके सीधे सीधे एग्जाम वाले सवाल हैं, कुछ सवाल जो संभावनाओं से डिसाइड करके सवालों के अलग रूप दे करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं कि आपकी एग्जाम तक, जिससे यह प्रिपरेशन या प्लानिंग आपके लिए बेहतर रूप दे सके और आप अच्छे से अपनी सारी तैयारियों को कंप्लीट कर सके। मैं आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग डेली बिहाफ पर इस एक्टिविटी में जुड़े रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप में अगर नहीं जुड़े हैं तो उसको भी ज्वाइन कर लें, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर दिया गया है। एक बार वीडियो को लाइक करके आप शुरू करिए आज के सेशन को। आज मैं यहाँ पर कुछ परीक्षा के प्रश्नों को, कुछ जो रिलेवेंट सवाल से उसको मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सब लोग पहले सवाल से अपनी कनेक्टिविटी को बनाइए। एक सिंपल सवाल है, ग्रुप डी ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। इस चित्र के सभी कोणों का कुल योग क्या है? तो पहली चीज तो त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। कभी भी कोई भी ट्रायंगल हो, कोई भी त्रिभुज हो, ट्रायंगल मतलब तीन भुजाएं जिसमें, ठीक है। तो इसमें अगर हम सभी कोणों का योग सब जानते हैं, ओरल होता है, सभी कोणों का योग कितना होगा? सभी कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मैं इसी से रिलेटेड कुछ और बातें आपको बता दूं जो आपके लिए जरूरी है। 180 डिग्री इसका राइट सोल्यूशन है। सबसे पहले जान ले, यह त्रिभुज था जिसमें तीन भुजाएं थी। साइड्स कितनी थी? तीन थी। त्रिभुज की जगह चतुर्भुज दे सकता है, पंचभुज दे सकता है, खंडभुज दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, मतलब कोई भी एक पॉलीगन दे सकता है। कोई भी पॉलीगन होगा तो ध्यान दीजिएगा, साइड्स आपकी तीन से ज्यादा भी हो सकती हैं, चार भी, पांच भी, छह भी, सात भी। अब त्रिभुज तो एक बहुत कॉमन फिगर है जिसकी सभी भुजाएं हमको पता है और इसके सभी अंतःकोणों का जोड़ भी हमको सबको लगभग लगभग क्लियर है, इसमें उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही सात भुजा हो, आठ भुजा हो, तो इसके लिए सभी कोणों के योग का एक नियम होता है। कोई भी पॉलीगन मतलब बहुभुज है तो सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, एक रूल चलेगा n-2, मतलब जितनी भुजाएं उसको 2 से घटा दें, गुणे 180 डिग्री कर दें। आपको अगर जैसे मैंने अभी त्रिभुज की ही बात अगर मैं करके दूं, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं थी? तीन। तीन से 2 घटाया एक, एक को 180 से गुणा किया तो 180 आया। मान लीजिए एक ऐसा पॉलीगन है जिसमें n बराबर 7 है, मतलब 7 भुजाएं हैं, तो उसके सभी कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा? 7 - 2 मतलब 5, गुणे आप 180 कर दीजिए, 18 पंचे 90, मतलब इसके सभी कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा? 900 डिग्री हो जाएगा। इस तरह से किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोणों का जोड़ करना है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं उसको 2 घटाएं और 2 घटा करके उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसके सभी कोणों का योग आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल देखिए, एक आपको सरलीकरण का सवाल दे रखा है जिसमें सबसे मुख्य दशमलव है। दशमलव को ध्यान में रखिए और इस सवाल का सलूशन करिए। 6.5 है, 0.729 है, इंटू 0.0289 है, और नीचे चलते हम लोग, यहाँ पर 25 है अपने पास, गुणे 0.081 है, गुणे 2.5 है, गुणे 0.0017 है। आइए सबसे पहला काम, यहाँ पर दशमलव को हटाते हैं और दशमलव को हटाने के लिए गिनती देखिए। समान जैसे इसमें 4 स्थान पर है, इसमें 4 स्थान पर है, दशमलव पे और आप हटा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर इसमें 3 स्थान है, इसमें भी 3 स्थान, तो इसका भी दशमलव गायब हो जाएगा। यहाँ पर 6.5 है जबकि इसमें 2.5 आपका यहाँ पर एक जगह पर दिख रहा है, तो ये भी दशमलव इस दशमलव से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब आपसे जो कट पिट सके उसी हिसाब से आंसर कर लीजिए, देखिए अपने आप चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले इसकी बात करें, 17 17 में होता है 289, क्योंकि 17 का वर्ग ही होता है 289। फिर आप देखिए यहाँ पर अगर मैं 81 से 9 बार लेकर जाता हूँ तो यह हो जाता है 729, 9 बार ये भी आपका चला गया है। अब आप आगे कैलकुलेशंस पर जाएं तो आपके पास यहाँ पर स्थिति क्या है, कंडीशंस क्या है? ये 65 है, गुणे 9 है, गुणे 17 है, और यहाँ पर 25 गुणे 25 है। थोड़ा इसको आसान कर सकते हैं, कैसे? इसको हम 5 पचे 25 कर सकते हैं, 5 13 बार 65 कर सकते हैं। अब कुल मिला के यहाँ पर 13 9 117 है, ध्यान से देखिएगा, और गुणे आपके पास 17 है। 13 गुणे 9 कर दीजिए, 117 है, गुणे आपके पास 17 है, और बटे आपके पास 25 पंचे 125 है। कटने की स्थिति नहीं है, भाग देना पड़ेगा। डेसिमल में आंसर्स आएंगे लेकिन हमको प्रॉपर अब हल करना पड़ेगा। 17 7 119, कैरी 11 होता है, 17 के 17 17 11 28, कैरी 2 होता है, 17 के 17 2 19 होता है। डिवाइड आप किससे करेंगे? 125 से। अब 125 से भाग करेंगे तो मेरे ख्याल से 15 बार वही जाएगा जो आपका आया है, प्रॉपर इसको भाग दे दीजिए। 125 से आपने भाग किया 1989 को, एक बार गया 125 आया।
8 से 5 3 होता है, 9 से 2 7 होता है, 9 कर दीजिए। अब देखिए 125 5 बार लेकर जाइए 625 होता है, 625 125 पंचे होता है, आप सबको पता है। तो 15 दशमलव में उत्तर आप दे सकते हैं जो बी ऑप्शन में है। आप बाकी प्रोसेस कर लीजिए, आपको दिख जाएगा 114 हुआ, दशमलव लगाएंगे, आगे एक जीरो बढ़ जाएगा, प्रोसेस आगे कंटिन्यू आप करिए। फिलहाल आप राइट सोल्यूशन के तौर पर वहां पर 15.3 इसके लिए करेक्ट आंसर लगा सकते हैं, जो एकदम क्लोजर है, सबसे नजदीक में है, और यही सवाल के लिए करेक्ट आंसर बनकर सामने भी आएगा। बाकी हमने किस तरह से किया आपने देख लिया, 6.5 था, 0.729 था, और 0.0289 था, 2.25 था, 0.081 था, 2.5 था, 0.0017 था। दशमलव हटा हटा के हम लोगों ने प्रोसेस किया और बाकी चीजें आपके सामने है, आपने कैलकुलेशन कर लिया। तो सवाल 2 नंबर आपका डन होता है। अब तीसरे सवाल पर चलिए। एक अपार्टमेंट के पानी की टंकी की क्षमता, मतलब एक अपार्टमेंट है जिसमें पानी की जो टंकी ऊपर रखी है वो 300 लीटर की है, 300 लीटर की है। इस तरह की 25 टंकियों को भरने के लिए कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी? एक देखिए ध्यान से, एक अपार्टमेंट के पानी के टंकी की क्षमता 300 लीटर है। कितने लीटर है? मतलब उसमें पानी की आवश्यकता कितनी होती है? 300 लीटर की। इसी तरह की हमारे पास कुल 25 टंकियां हैं, हमें कुल कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी? सिंपल है भाई, एक टंकी में 300 लीटर पानी की जरूरत है। ऐसे सवाल भी ग्रुप डी में पूछता है, मत सोचिएगा कि बहुत आसान सवाल है। कल के सेशन में अगर बहुत टफ देखा तो आप ऐसे भी सवाल को फेस करिए, हर तरह की वैरायटी आपकी कंफर्म हो। 25 टंकी मतलब 25 से गुणा करें, 25 या 75, 7500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है, इन सवालों में एक कैलकुलेशन कभी कभी आपको फेस करना होता है। जैसे कोई टंकी है जो कि 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी, 1 मीटर ऊंची, आयताकार टंकियां बनती हैं। अगर 1 मीटर क्यूब उसका आयतन है, अर्थात अगर मैं कभी आपसे कहूं कि उसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अर्थात 1000 लीटर पानी उसमें आ जाएगा, जो कि 1 मीटर लंबी है, 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है। सवाल में भी पूछ सकता था कितना मीटर क्यूब पानी है। दरअसल कभी कभी हमको कैपेसिटी देकर के लीटर में पूछ लेता है, तो इसलिए इसको दिमाग में रखिए। हालांकि सवाल में इसका कोई रोल नहीं था, लेकिन फिर भी आप जाने रहिए, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसका उपयोग करेंगे। कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल आपको फेस करने को मिलेंगे, श्योर मानकर चलिएगा। तीसरा डन होता है, चौथे पर आइएगा। तनु का एक आईपैड है जो 99 सेंटीमीटर लंबा है। जो तनु का जो आईपैड है 99 सेंटीमीटर लंबा है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो उसकी सहायता करें और उसे हेल्प करें, बताएं वो कितना मीटर होगा। हम सबकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इसके लिए आप लोग एक टेबल बना लें। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे कहते थे मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो मिरिया क्विंटल मीट्री टन की सीढ़ी एक बना लो। याद होगा, हो सकता है आपने भी पढ़ा हो। देखिए ऐसे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेका हेक्टो किलो, मिरिया क्विंटल मीट्री टन, आगे भी बढ़ सकते थे। दरअसल ये छोटे से बड़े यूनिट्स बनते जा रहे हैं और सबके बीच एक सीढ़ी बनी हुई है। प्रत्येक एक यूनिट से दूसरे यूनिट पर जाने पर 10-10 का इंटरवल है, और 10 का इंटरवल बढ़ करके भी है और घट करके भी है। जैसे अगर हम नीचे से ऊपर जाएं, किलोमीटर से मीटर जाएं, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, मतलब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होगा। इसी प्रकार से जैसे मीटर से सेंटीमीटर जा रहे हैं, तो 1 मीटर से अगर सेंटीमीटर 1 स्टेप, 2 स्टेप, मतलब 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होगा। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ आए, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर की यूनिट छोटी है और नीचे की यूनिट बड़ी है। जैसे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 मिलीमीटर। तो ऊपर से नीचे मतलब वैल्यू छोटी है तो छोटे के हिसाब से प्रेजेंट करना होगा, और बड़ी है तो बड़े के हिसाब से प्रेजेंट करना होगा, मल्टीप्लाई करके। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है। अब आपको जानकारी है कि उसका जो आईपैड है 99 सेंटीमीटर है। तो याद रखना, इस पॉइंट को अपनी कॉपी में रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि अगर हमारे पास सेंटीमीटर है को अगर हमें मीटर में बदलना है, को मीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे पता है? 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देंगे। मैं वहां से भी दिखा देता हूं आपको, यहां से बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे कैसे, ये सेंटीमीटर है और इसको लाना है मीटर में, 1 स्टेप, 2 स्टेप, मतलब 1/100 से गुणा कर दें तो सारा सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1/100 से गुणा करना मतलब 100 से भाग करना। तो 99 सेंटीमीटर उसका आईपैड की लेंथ थी, 100 से भाग किया, 100 से भाग करेंगे 2 स्थान पर दशमलव लग जाएगा, 0.99 मीटर हो जाएगा, जो आपको बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा। आप सभी लोग नोट करें, कंफर्म कर लें। चौथा सवाल आपका डन होता है। अगले 5वें सवाल पर बढ़ते हैं।
इसको ध्यान से देखिए, इस तरह के डीआई के सवाल भी आपको फेस करने को मिल सकते हैं, बड़े भी सवाल मिल सकते हैं, छोटे भी, मतलब हर प्रकार के। प्रत्येक माह में 5वीं कक्षा के कुल कितने विद्यार्थी छात्रों का जन्मदिन पड़ता है, उसकी संख्या नीचे ग्राफ में दी गई है। जैसे हर महीने में कितने बच्चों का जन्मदिन बनता है उस क्लास में, जो 5वीं कक्षा की क्लास है उसमें प्रत्येक माह, जैसे हम ऐसे बताते हैं कि जन्मदिनों की संख्या दिया है, जनवरी फरवरी से लेकर सारे महीने दिए हैं। जनवरी माह में अगर हम इस आंकड़े को पढ़े तो 3 बच्चों का जन्मदिन पड़ता है। फरवरी की बात करो 2 बच्चों का, मार्च में अगर गए तो 5 का, अप्रैल में 1 बच्चे का, मई में 2 बच्चे का। इस प्रकार से हर महीने कितने बच्चे बर्थडे मनाते हैं, ये स्कूल ने रिकॉर्ड किया है। करेक्ट है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं। जानकारी के आधार पर छात्रों के जन्मदिन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसको आपको पढ़ना है। बताइए। मार्च की तुलना में अगस्त में कम छात्रों का जन्मदिन है। मार्च में कितने हैं, देखिए मार्च कहाँ ए है, जिसमें 5 बच्चों का जन्मदिन है। अगस्त की बात करो, अगस्त में 6 बच्चों का जन्मदिन है। सवाल में कहा है, स्टेटमेंट में कहा है कि मार्च की तुलना में अगस्त में कम बच्चों का जन्मदिन है, तो गलत है, क्योंकि अगस्त में तो ज्यादा बच्चों का जन्मदिन है। दूसरा देखिए, मई में 5 छात्रों का जन्मदिन है। मई में कितने का है, 2 का है। देख रहे हैं साफ साफ 2 का है, ये भी गलत हो गया। सबसे कम जन्मदिन जुलाई में है। जुलाई दिख रहा है कहीं पर, ये है, बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तो 4 है, बहुत लोग देखो 1 भी है। अक्टूबर की तुलना में जनवरी में अधिक छात्रों का जन्मदिन है। अक्टूबर में 2 छात्रों का है और जनवरी में अगर हम चलते हैं तो 3 छात्रों का है। बिल्कुल सही बात है। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट सोल्यूशन होगा कि अक्टूबर की तुलना में जनवरी में अधिक छात्रों का जन्मदिन है। तो 5वां सवाल आपका डन होता है। एकदम एग्जैक्टली आप लोग नोट करते चलिएगा। समझ रहे हैं? यस। 6वें सवाल पर आ जाइए। यदि एबीसी एक 3 अंक की संख्या है, एबीसी 3 अंक की संख्या है, इसका मतलब पक्का या इकाई है, पक्का या दहाई है, और ये सैकड़ा है। करेक्ट है। कोई 3 अंक की संख्या होगी, इकाई होगा, दहाई होगा, सैकड़ा। जहां पर इसने कहा है ए इज नॉट इक्वल टू सी, ए सी के बराबर नहीं है, और सी बी ए मतलब उल्टा कर दें, अगर जैसे हम जो हमारे पास 3 डिजिट का नंबर था, अगर इसको मैं पलट दूं सी बी ए, दूसरी 3 अंक की संख्या है, तो इसने हमसे कहा दोनों का डिफरेंस बता दें, निम्नलिखित में किससे विभाज्य होगा। मतलब मैं आपको एक से जानकारी दे दूं कि अगर आप कोई भी 3 अंक की संख्या ले लें, बस इसमें क्लियरिटी ये दिखाइएगा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, मतलब पहला और ये अंतिम ये दोनों बराबर ना हो। पहला और अंतिम जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो रिवर्स करने पर उनका डिफरेंस हमेशा 0। जैसे मान लीजिए आप ऐसे लिख दीजिए 5 2, अगर बराबर करेंगे तो 5 2 5 होगा, रिवर्स करेंगे तब भी 5 2 5 होगा, जिसका मतलब डिफरेंस हमेशा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आप लिखे होते 8 2 3 और यहीं पर आप इसको पलट देंगे 3 2 8 होगा। अब इसका डिफरेंस करिए, 13 से 8 कितना होता है, 5 होता है, 13 से 8 5 होता है। और ऐसे ही देखिए आप आगे पढ़ते हैं, मतलब यहाँ पर 11 से 2 9 होता है, 7 से 3 4 होता है, 495 हो गया। मतलब हमको क्या करना है, हमको मतलब ऐसा कोई डिजिट कॉम्बिनेशन सेट करना है जिसमें पहला और अंतिम अलग अलग रहे। अब आप देखिए जो नंबर आया है ना, ये किससे कट रहा है, मैं आपको साफ साफ बता दूं। यहाँ पर 13 की भाज्यता, 9 की भाज्यता, 8 की भाज्यता, 7 की भाज्यता, अगर हम इसके सभी अंकों को जोड़ दें तो 9 से कट जाएगा, अर्थात यह संख्या 9 से कटेगी। आप कोई भी नंबर उठा लें, जैसे हमने लिख लिया 100, या हम थोड़ा बड़ा लेते हैं, हमने लिखा 201, 201 लिखा, पलट दीजिए 102 हो जाएगा। घटाइए 11 से 2 9 होता है, और यहाँ 9 होता है, 99 या 99 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। मतलब कोई भी नंबर होगा, अगर हम उसके डिजिट को रिवर्स कर देंगे, पहला और अंतिम बराबर नहीं है, तो उसका 9 से कटना तय। तो बी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन होगा, वह संख्या 9 से जरूर कटेगी। आप ऐसे कुछ भी ले लीजिए, आप कोई भी नंबर, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3, पलटेंगे 3 2 1 आएगा, तो 3 2 1 को ऊपर कर दीजिए, क्योंकि बड़े से छोटे को घटाया जाता है। 11 से 3 8 होता है, और यहाँ पर 11 से 2 कितना होता है, 9 होता है, और 2 से 1 1 होता है। तो ये भी देख लीजिए, 8 1 9 9 9 से कट जाएगा पूरी तरह से। हर नंबर ये 9 से कटने की स्थिति में है, हर वह डिफरेंस 9 से कट जाएगा। तो इसलिए बढ़िया सवाल था, इसको आप एकदम क्लियर कर लेना, गलती ना होने पाए। इसमें बस पहला और अंतिम बराबर नहीं है, पहला और अंतिम बराबर नहीं, इस बात को हमें ध्यान देना पड़ेगा, बाकी सब सही है। अब अगले सवाल पर आइएगा। बीरा, सवाल को पढ़िए। बीरा नए वाहनों से पहिए लगाता है। बीरा नए वाहनों से क्या लगाता है, पहिए लगाता है।
5 वाहनों के लिए उसे कितने पहिए की आवश्यकता होगी? 5 वाहनों के लिए उसे कितने पहिए की आवश्यकता होगी? अपनी मदद के लिए नीचे तालिका का उपयोग करें। वाहनों की संख्या 1 2 3 4 5 है, पहियों की संख्या 3 6 9 12 है और यहाँ सामने क्वेश्चन मार्क है। तो अब आपको इसको थोड़ा सा क्लियरिटी ऐसे देखनी पड़ेगी। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, देखिए कैसे हो रहा है। 1 है तो वाहनों की संख्या, तो पहियों की संख्या 3 है, 2 पर 6 है, 3 पर 9 है, 4 पर 12 है। मतलब आप देख रहे हैं 3 गुना है कि नहीं है, ए भी 3 गुना है कि नहीं, ए भी 3 गुना है, ए भी 3 गुना है। इसी क्लियरिटी को देखकर इसको भी 3 गुना कर दें, ये 15 हो जाएगा। सिंपल एक सवाल बन गया 15। इसके लिए पहला ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा। 15 एकदम क्लियर है। 7वां सवाल आपका डन होता है, एकदम अच्छे से उतार लीजिए। अगला सवाल देखिएगा, नीचे एक पाई चार्ट है। पाई चार्ट जो सर्कुलर प्रेजेंटेशन होता है किसी आंकड़े के कलेक्शन को कंप्लीट दिखाने के लिए, उसमें 2 प्रकार से एनालिसिस की जाती है, कंपैरिजन किया जाता है कि कुल मान को या तो हम 100% मानते हैं या हम उसको डिग्री में लेकर चले तो 360 डिग्री मानते हैं। मतलब अगर हम कोण की बात करते हैं तो जो कंप्लीट एंगल होता है ना, जो कंप्लीट बनाता है, 360 डिग्री होता है। उसी 360 डिग्री को हम 100% से प्रेजेंट कर सकते हैं। नीचे पाई चार्ट पर कौन सा आइटम लगभग 25% को निरूपित कर रहा है? 25% को लगभग निरूपित कर रहा है, तो इसको समझना पड़ेगा। पहली चीज जान लीजिए, 25% जो होता है वो 1/4 हिस्सा होता है, 1/4 होता है। वो देखने से समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा मान 25% को प्रेजेंट करेगा। जैसे देखिए आपको खुद ही क्लियर मैं बता दूं, अब 25% को अगर जैसे मतलब बराबर बराबर अगर टुकड़े होते तो बात दूसरी होती। बराबर टुकड़े तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे हम कुछ क्लियरिटी दिखा सकते हैं। जैसे सार्वजनिक आवास है, अब सार्वजनिक आवास तो ए है, समझ रहे हैं, ए वाला जो ए ऑप्शन है। गलियों की मरम्मत है, गलियों की मरम्मत कहां पर है? देखिए गलियों की मरम्मत ब्लैक से बहुत ज्यादा है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। 25% मतलब 1/4। जैसे ऐसे देखिए सर्कल है, ऐसे बांट दीजिए ऐसे, ये जो हिस्सा है ना ये 25% का बन गया। बट यहाँ पर हिस्से टोटल, अब आपको यहाँ पर केवल लॉजिकल होना है। ये पार्ट तो नहीं होगा, ठीक है, ये पार्ट नहीं होगा, तो गलियों की मरम्मत काट दीजिए। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन वाला जो हिस्सा है ये वाला, ये थोड़ा सोचा जा सकता है। लास्ट में जो पार्क है, पार्क रेड कलर से, ये भी नहीं होगा। पहला क्या था, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला क्या था? सार्वजनिक आवास। सार्वजनिक आवास लाल कलर से था, सार्वजनिक आवास भी आपका लाल कलर से था। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन था ये था। और पार्क, पार्क की बात करो तो पार्क भी लाल था। यहाँ पर 2 प्रकार के लाल थे, मतलब दोनों लगभग एक जैसे थे। तो अगर हम चौथाई हिस्से की बात करते हैं इस पूरे आंकड़े में, तो जो क्लियरिटी यहाँ पर बन रही है वो आपकी किसकी बन रही है? डी वाले ऑप्शन की। ये जो 25% के आसपास बन रहा है वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ पर पार्क का हिस्सा होगा। तो पार्क को आप ले सकते हैं इस सवाल के लिए करेक्ट आंसर में, जो 25% अर्थात 1/4 को प्रेजेंट करेगा। आप ऐसे देखो, ऐसे बांट दो तो खुद ही कंफर्म हो जाएगा, ऐसे बांट दीजिए। तो फिलहाल हाँ, ये थोड़ा सा हमको समझ में आ रहा है कि अगर ऐसे हमने बांट दिया तो ये तो नहीं होगा, डी ऑप्शन तो नहीं होगा। ऐसे देखिए हम आपको क्लियर कर देते हैं, डी ऑप्शन नहीं होगा, मतलब पार्क नहीं होगा, जो हम लोगों ने सोचा था नहीं होगा। सार्वजनिक आवास, सार्वजनिक आवास ए वाला हिस्सा है, और मैं आपको बता दूं यही होगा ही ये ऑप्शन। कैसे? देखिए इतना हिस्सा मिल करके कंप्लीट हिस्सा हो जाएगा। ये जो हिस्सा है ना यही होगा, ये आपका 25% को प्रेजेंट करेगा, मतलब 1/4 को प्रेजेंट करेगा। सार्वजनिक आवास इसका पहला सही आंसर होने वाला है, इसको आप लोग को लगाना होगा करेक्ट आंसर के तौर पर। इस तरह के जैसे सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन आप फेस कर लो तो मतलब ये थोड़ा जैसे रीजनिंग टाइप का सवाल होता है। मैथ में सवाल होता है तो यहाँ पर डिग्री लिखा रहता है, किस डिग्री को क्या है कैसे है, तो उसको हम लोग दिखा सकते हैं, तब ये सवाल बनता है। ठीक है, या हो सकता है हमसे कोई मिसप्रिंट हुआ हो, टाइपिंग में डिग्री लिखा हो, तो डिग्री के आधार पर जाएंगे तो जरूर बता दें, क्योंकि हम आपको बता दें कि जो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कि 100% बराबर 360 डिग्री है, तो 25% क्या होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। 25% क्या होगा पता है? 90 डिग्री की। जो 90 डिग्री को प्रेजेंट करता होगा वही होगा। तो हो सकता है कि आपको 90 डिग्री कहीं पर लिखा दिखे, तो उसके आधार पर आप जा सकते हैं। क्लियर है? तो इस हिसाब से यहाँ पर आपको, अच्छा ऐसे देखने में तो ये भी लग रहा है गलियों की मरम्मत, ये बांट दीजिए, ऐसे 2 हिस्से हैं, इसके 2 बराबर हिस्से हैं। तो थोड़ा सा डाउट है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। हो सकता है सवाल में, क्योंकि जब हम जा रहे हैं तो हमको ये दोनों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों 25% हिस्से को निरूपित करता दिख रहा है हमें। ठीक है, अब इसमें कौन सा सही है डिपेंड करेगा कि सवाल क्या था। जो सवाल मुझे दिया गया उस हिसाब से मैं एकदम लॉजिकल ऐसे सोचकर इतना ही उत्तर दे पाऊंगा आपको कि ए भी मैं जा सकता हूं और ई में भी जा सकता हूं। अब क्या होगा इसको आप लोग एक बार कमेंट कर लेना, या हो सकता है सवाल में अगर कोई मिस प्रिंट हुई, टाइपिंग में मिस्टेक है, मैं इसको अगले क्लास में फिर से कंफर्म कर दूंगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। एक संख्या दी गई, देखिए पढ़िए,
1 के बाद 0 है, 3 है, 5 है, 6, 0, 8 है, को उसके निकटतम 1000 के गुणांक में बदलने पर इनमें से कौन सी संख्या आ जाएगी? Which of the following numbers will be obtained if the number 1035608 is rounded up to the nearest thousand? अब सुनिए, nearest thousands पर जाना है, nearest thousand। अब देखो nearest thousand का सेंस क्या हो, जैसे हम आपको nearest का सिस्टम बताते हैं। मान लीजिए हमने 52 लिखा, मैं आपसे कहूँ इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके निकटतम 10, तो निकटतम 10 मतलब 50 और 60। अब बताइए, आप खुद समझिए किसके नियरेस्ट 10 है, मतलब ये 50 के नियरेस्ट 10 है। क्यों है? क्योंकि ये जो 52 है, 52 में जो 2 है ना, वो 5 से छोटा है। अगर 5 से छोटा है तो वो अपने छोटे वाले के पास रहेगा। 5 या 5 से बड़ा होने पर बड़े को प्रेफर करेगा। अगर 52 की जगह यहीं पर 58 लिखा होता तो 60 को प्रेफर करते, 55 भी लिखा होता तो भी 60 को प्रेफर करते। ये नियरेस्ट 10 हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए 527 लिखा है और मैं आपसे कह दूं कि आप मुझे बताओ इसको नियरेस्ट 100 पर लिखो, तो नियरेस्ट 100 में 500 होगा और 600 होगा। अब इस 27 का मान 50 से छोटा है। अगर यह 50 से छोटा या 50 से छोटा है तो इसके पास जाएंगे, 50 या 50 से बड़ा होता तो इसके पास जाएंगे। मतलब 550 होता या उससे बड़ा होता तो हम 600 के पास जाते। ये हो गया नियरेस्ट 100। अब नियरेस्ट 1000 जिसको हम लोग यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, नियरेस्ट 1000 अगर इसी तरह का कोई और दूसरा, जैसे मान लीजिए हमको दिया हो 5800 या हमने लिखा 4327 है, 4327 है। अब इसके नियरेस्ट 1000 में जाएंगे तो 4000 होगा और 5000 होगा। अब आपने फिर देखा कि जो ये मान है, जो कौन सा मान 327, 500 से अगर छोटा है तो हम इसको जाएंगे, इसको प्रेफर करेंगे। 500 होता या 500 बड़ा होता तो इसको प्रेफर करते हैं, मतलब 3 डिजिट को टारगेट करते हैं। सेम इसी प्रकार से ये 608 है, 608 जो है वो ग्रेटर देन 500 है, 500 से बड़ा है। तो इसका मतलब हम 5 में 1 जोड़कर इसको 1035 की जगह 6 बना दें, 6000 हो जाएगा, ये यहां पर जाएगा। ठीक है, अगर यह मान 608 की जगह 400 कुछ होता तो ये आपका 5000 ही रह जाता। तो 1036000। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होंगे इस सवाल में। बहुत लोग इस सवाल में कंफ्यूज होंगे क्योंकि इस तरह की जो नियरेस्ट 10 की एक्टिविटी, नियरेस्ट 100 की एक्टिविटी, ये आपको बहुत कम ही पढ़ाई जाती है। जो स्कूल में क्लास 5th 4th 3rd में पढ़ाया जाता है वो यहाँ पर पैटर्न है। अगर यह क्लियर है तो आप इस सवाल का उत्तर आराम से कर सकते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सभी लोग 9वां डन करिए। आइए हम लोग 10वां नंबर देखते हैं, जो सरलीकरण का एक सवाल है। सरलीकरण के सवाल को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर इस वाले वर्डिंग को लीजिएगा, ऊपर और नीचे वाला गलत है, 35 नहीं होगा, ये 25 होगा, करेक्ट है। यहाँ लिखा है 25 - 5, 2 + 3 है, कर्ली ब्रैकेट है, 2 - 2 है, 5 - 3 है, +5 है, इसको क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट को, -10 है, ये बड़े ब्रैकेट को क्लोज किया, डिवाइड बाई 4 है, बराबर 5 × 4 है, प्लस के है। और सवाल में आप समझ गए होंगे के का मान पूछ रहा है। इसमें सब कुछ है, बॉडमास है, बॉडमास मतलब ब्रैकेट्स ऑफ है, मतलब ब्रैकेट्स का सही उपयोग, सबसे पहले छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा। और जो डिविजन्स का रूल होता है, पहले की आप कहीं लिखा है, फिलहाल लिखा नहीं सवाल में, आप मतलब का होता है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस तरह से हमें सीक्वेंसिंग देनी पड़ती है। तो ब्रैकेट के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो सबसे छोटा ए दिख रहा है, 5 से 3 घटेगा 2 होगा, 2 का 2 से गुणा होगा 4 होगा, लेकिन माइनस हो जाएगा, 2 - 4 + 5 हो गया, करेक्ट है। और एक करली अभी ओपन नहीं किया मैंने, इसको करली में ही रखा है। 5 से 2 निकलेगा, 5 से 2 जोड़ेगा, 7 से 4 निकलेगा 3। अब 3 का 3 से हम जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9। अब ये पूरा जब ओपन होगा तो 2 + 9 होगा, लेकिन वो माइनस आपका 10 है, तो मतलब 11 से 10 निकलेगा तो आपका 1 हो जाएगा। अब इस 1 का 5 से गुणा करोगे तो 5 आएगा। सवाल स्थिति हो गई कि 25। देखिए, अब गुणा भी करने से पहले देखिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है आपको। गुणा हम करने से पहले समझ रहे हैं कि यहाँ पर भाग दिया गया है, तो हम 5 को पहले 4 से भाग कर दें, अब उसके बाद हम गुणा कर दें, अर्थात मतलब है सेंस वही, लेकिन फिर भी एक लॉजिक तो समझना ही पड़ेगा। यह 5/4 है। अब इस 5/4 को करना क्या है, 25 से घटाना है 5/4 को, बराबर आपका 5 चौके देखो कितना है, 20 है, और 20 प्लस क्या है, के है। तो हमको के का मान अगर निकालना है तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। तो अब लिख दो, 25 से 20 घटा दो, कितना हो गया, 5। 5 - 5/4 बराबर के हो गया। इसको हल करिए तो कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 में से 5 निकलेगा 15/4 हो गया।
4 तिया 12 होता है, 12 3 15, 3 सही 3/4 है, जो कि आपको पहले ऑप्शन में सही उत्तर के रूप में दिया है। 3 होल 3/4 पहला ऑप्शन इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन है। बहुत ध्यान देना पड़ता है ऐसे सवालों में, न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए, ऑपरेटर्स को ध्यान में रखने के लिए, ब्रैकेट्स का सही उपयोग करने के लिए, और कोई गलती ना हो इसलिए बहुत ही केयरफुल रह करके सोल्यूशन करना होगा। अगले सवाल पर आइए। किसी टंकी के 1/4 मतलब 1/4 भाग में 145 लीटर पानी आता है। अगर हम उसका 1/4 हिस्सा भरते हैं तो 145 लीटर पानी आता है। यदि टंकी में 180 लीटर पानी हो तो कितना पानी है? 180। तो टंकी का कितना भाग भरा है? बढ़िया तो है सवाल। 1/4 मतलब 1/4 हिस्सा 145 लीटर पानी होल्ड करता है, और अपने पास पानी कितना है? 180 लीटर है। यह कितना हिस्सा होल्ड करेगा ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। आप चाहते तो इसको 0.25 लिख देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कर रहे हैं। फिलहाल इसका इससे गुणा होगा और ये आकर भाग करेगा, मतलब 180 गुणे 1/4 होगा, ठीक है। और ये जाकर के भाग करेगा, तब जाकर के एग्जैक्टली पता चलेगा। भाग करने का मतलब सीधा सीधा 1/145 हो गया। अब इसका यही मान जो आ रहा है ये वो पार्ट होगा, पार्ट को दर्शाएगा, उसके हिस्से को दर्शाएगा। 4 से डिवाइड कर दे 45 हो गया। 45 चौके कितना होता है? 180। 5 से डिवाइड 5 9 बार 45 होता है। 5 दूना 10 होता है। 5 से काटिए, देखिए कितना होगा? 5 दूना 10 होता है। 5 9 45। तो 9 ऊपर है, 29 नीचे है, तो 9/29, 9/29 हिस्सा अभी भरा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट सोल्यूशन है। इसने कहा कितना भाग भरा है? हमने कहा अगर 180 लीटर है तो 180 लीटर का मतलब 9/29 भाग भरा हुआ है। इसको आप लोग समझिए, कंफर्म करिए, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। 11वां सवाल डन होता है। आइए देखते हैं हम लोग अब 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन देखिए, एक थोड़ा सा वर्डिंग का क्वेश्चन है और ठीक ठाक सवाल है। सवाल क्या है? किसी पूर्ण संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस तक के 4 गुने को घटाने से संख्या से 50 अधिक होता है, संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। वह संख्या पूछा है, क्या होगा? तो पूर्ण संख्या कोई भी, अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास n है, तो n का वर्ग करूं और उसका 3 गुना करूं, उसमें से उसी संख्या के 4 गुने को घटा दूं तो उस संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। यह स्टेटमेंट है अगर इसको सॉल्व किया जाए। अब इसको अगर हल करूंगा तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। क्या? 3n² माइनस 4n है और माइनस 4n है, ये भी n ही रखिए, x नहीं रख सकते हैं, यहां पर भी n करिए। 4n से अगर हम एक n और इधर लाए तो -n, -50 बराबर 0 हो जाएगा। 3n² हुआ, -5n हुआ, -50 बराबर 0। अब इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह कंसीडर करिए, द्विघात समीकरण, और इसका हल करिए, सोल्यूशन। n का मान जो आए वही आंसर है। द्विघात समीकरण अगर हल करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो आप स्टेटमेंट मतलब वहां पर जाइए, संख्या पर जाइए, तो आपको खुद ही अभी क्लियरिटी बन जाए। बेसिकली सवाल ये हो गया कि आप उस संख्या के वर्ग के 3 गुने को उस संख्या के 5 गुने से घटाइए, 50 मिल जाए तो उत्तर हो जाए। जैसे आप इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो 64 मिलता है, 64 का 3 गुना करता हूं और इसी में 5 का गुणा करता हूं तो ये 40 हो जाता है। तो अब इससे जब घटाएंगे तो आपको 50 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन नहीं सेट है, क्योंकि आप इसका जब 3 गुना करोगे, 3 चौके 12, 3 छंगे 18, 19, 40 घटाने से आपको 50 नहीं मिलेगा। इसकी बात किया जाए, 7 सते 49 गुणे आप 3 कर दीजिए, 3 9 27, 3 चौके 12, 2 14, 147 होता है। इसमें से अगर हम लोग 5 सते 35 घटाते हैं तो भी 50 नहीं आएगा, ये भी छोड़ दीजिएगा। 6 को लेकर चलिए, हम लिख देते हैं 6 का वर्ग 36 गुणे 3 108 होता है, और 6 पंचे 30 घटाने से तब भी नहीं होगा। अब फाइनली हमारे पास ले देकर 5 ही बच रहा है। अगर मैं 5 का वर्ग करूं तो 25 हुआ, 25 गुणे 3 75 हो गया। 5 का 5 से गुणा करूं 25 होगा, घटा दीजिए तो 50 आएगा। इसका मतलब इसका राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन है। 5 वह संख्या है जिसके वर्ग के 3 गुने को उसी संख्या के 5 गुने से घटाने पर 50 प्राप्त होता है। जो स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूज किया है, बहुत सारे लोग उसका कंफ्यूजन मतलब उसमें अलग ही लेवल पे कंफ्यूज होंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप क्लियरिटी दिखाइए। 12वां सवाल आपका उत्तर डी ऑप्शन दे रहा है। द्विघात समीकरण को भी हल करने का मैंने प्रोसेस इससे पहले वाली भी क्लास में बताया था, लेकिन मैं कहूंगा कि आप हल करने पे ना फंसकर ऑप्शन से जाइए, ज्यादा बेहतर होगा। उस स्टेटमेंट को ना लेकर यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसी को जिसने संतुष्ट कर दिया वही उत्तर है। मेरे ख्याल से कर पाएंगे आप लोग। अगले सवाल पर आइए। एक ताजी मछली को सूखा देने पर उसका वजन अपने मूल वजन का 1/3 हो जाता है। जब सूखती है तो 1/3 हो जाती है। तो बताएं कि एक माह में माधव के पास
कितने किलोग्राम सूखी मछली होगी यदि 6000 किलोग्राम ताजी मछली को सुखा देता है। जैसे इसने कहा कि अगर हम एक ताजी मछली को सुखा देते हैं तो जो वजन होता है वो 1/3 हो जाता है। 1/3 का मतलब क्या होता है कि 3 किलोग्राम से 1 किलोग्राम हो जाना। 3 किलोग्राम से मतलब अगर 3 किलोग्राम की ताजी मछली है तो सूख करके 1 किलोग्राम हो जाएगी। अगर यहाँ पर कहा 1 माह में माधव थे, उनके पास सूखी मछली क्या होगी यदि उन्होंने 6000 किलोग्राम ताजी मछली लिया था। तो सूखी मछली इसी से तुलना कर लीजिए, 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2000 किलोग्राम यहाँ पर सूखी मछली होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में ही सवाल का उत्तर दिया हुआ है। सिंपल कंपैरिजन है और इस तरह के सवाल को आप हल कर सकते हैं। करेक्ट है। आगे बढ़ता हूँ, 13वां आपका डन होता है। 14 नंबर पर चलिए। दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन 1 है 2 संख्याओं का लासा 20 है। 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है? 20 है। दूसरी संख्या का एचसीएफ, अब यहां पर पढ़िएगा कथन, तो दूसरी संख्या का एचसीएफ मासा 50 है। दूसरी संख्या का एचसीएफ 50 है। कथन 1 और 2 का गुणनफल क्या होगा? मतलब यहां पर आपसे कहा है, देखिए हमसे स्टेटमेंट की बात करा जाए तो एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज 20, द एचसीएफ ऑफ द सेकंड नंबर इज 50। एचसीएफ ऑफ द सेकंड नंबर इज द 50, मतलब या 2 नंबर का होगा। यहाँ पर 2 नंबर का मासा 50 है। बेसिकली 2 नंबर का लासा 20 है और 2 अन्य नंबर्स का मासा 50 है। हमसे कहा कथन 1 और 2 का अगर गुणनफल होगा तो क्या होगा? कथन 1 और 2 का गुणनफल क्या होगा आप इसको समझिएगा। यहाँ पर जैसे 20 + 50 होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि मासा इसने हमसे कहा है 5 है। अब इसके बाद अगर देखिए 20 और 50 गुणे 50 का मासा होगा, 20 और 50 गुणे 20 का लासा होगा, 20 गुणे 50 होगा। तो इसमें कुछ खास नहीं करना था, डी ऑप्शन लेना था इस सवाल के उत्तर के लिए। हम लोग 20 गुणे क्या कर दें? 50 कर दें, तो इसका सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया? 20 गुणे 50 इसका राइट सोल्यूशन होगा। अब हम लोग पहुंचते हैं अगले सवाल पर। 15 नंबर देखिए क्या है। निम्नलिखित तथ्य को पढ़ें और कंफर्म करिए। कोई भी संख्या जिसे एक या स्वयं से समान रूप से विभाजित किया जा सकता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एकदम स्पष्ट बात है। अभाज्य संख्या की परिभाषा ही होती है कि वह संख्या ऐसी है जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है, इसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है, वही अभाज्य संख्या है। वह संख्या जो एक से कटे और खुद से कटे वही अभाज्य है, इसके अलावा कोई संख्या अभाज्य नहीं होती है। उदाहरण के लिए 5 को देखें, हम 5 को 1 और 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है। इसके अलावा 5 को कोई अन्य विभाजित भी नहीं कर पाता है। अब इस तथ्य के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पहचानना है। इसमें कौन सा है जो 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है? आप ध्यान से सुनिएगा। अभाज्य संख्या जैसे 98 है, 98 एक सम संख्या होगी क्योंकि यह 2 से कट जाएगी। तो अब 2 से कट गई, अपने और खुद से तो कट ही रही है, 2 से एक्स्ट्रा कट जाने की वजह से यह अभाज्य नहीं होगी। 99 की बात किया जाए तो यह 3 से कट जाएगी, 11 से कट जाएगी, तो यह संख्या भी अभाज्य नहीं होगी क्योंकि यह अपने और एक के अलावा भी अन्य संख्या से कट रही है। 95 ऐसी संख्या है जिसके अंत में 5 है और किसी भी संख्या के अंत में यदि 5 होता है तो वह 5 से कट जाती है, तो यह संख्या भी अभाज्य नहीं है। ले देकर एक ही ऑप्शन इसमें बच रहा है 97। 97 केवल 1 से कटेगी और 97 से कटेगी, इसके अलावा कोई अन्य संख्या इसमें चाहे जो भी होगी इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर पाएगी। इस सवाल का राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन है जो 97 है। आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, करेक्ट हल आपके पास है। तो मुझे लगता है कि यह पूरा सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वैल्यूएबल था। आपने अच्छे से 15 सवाल किए हैं, हल किए हैं। अब इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन किसी सवाल में हो तो जरूर बताइएगा। बाकी अगले सेशन का इंतजार करिए, फिर से मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को।